बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं एंड दैट इज़ बेसिकली ब्लड। यस्टरडे हम लोगों ने ब्लड की ग्रॉस हिस्टोलॉजी को स्टडी किया था कि व्हाट इज़ द बेसिकली कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा, व्हाट आर द परसेंट ऑफ RBCs, what is the probable percentage of WBCs and what are its the possible types. And by the end of the lecture, yesterday we discussed the details of what RBCs, and today we want to discuss the remaining part of the histology of blood, that is number 1, various types of WBCs, and finally the platelets. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, as I want to inculcate the comparative analysis of the following factors, so I have already prepared the board. राइट, कंपैरेटिव, आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ कितनी है, कैसे है, उसका रोल क्या है, किस जगह वो अपना काम कर रही है, किस जगह अपना काम नहीं कर रही। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड पे बहुत सी इंफॉर्मेशन लिख दी है कि हमारे जो WBCs हैं उनका जो नंबर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7500 पर मिलीमीटर क्यूब। काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है ये, राइट। एंड देन आपने कल डिस्कस किया था कि there are two major categories of what WBCs. One of them is basically granulocyte, और आपको याद है मैंने ये बात कही थी कि इन पर्टिकुलर सेल्स को हम ग्रैन्युलोसाइट इसलिए बोलते हैं कि इनके साइटोप्लाज्म में आप लोगों को ग्रैन्यूल्स या दाने नज़र आते हैं। तो जिन पर्टिकुलर सेल्स में आप लोगों को ग्रैन्यूल्स नज़र आएंगे दे विल बी कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट, राइट। इट इज़ क्वाइट विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर डिफरेंशियल स्टेनिंग। एंड इसकी जो सबसे पहली टाइप है उसे हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाट? ग्रैन्युलोसाइट। इस ग्रैन्युलोसाइट की पहली टाइप है न्यूट्रोफिल्स, राइट। अब हम देखेंगे वो सारे के सारे पैरामीटर्स जो आपकी बुक पे मेंशन है, बिकॉज वी हैव टू स्टक विद द यू कैन से नॉलेज ऑफ द बुक। तो उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है अबंडेंस। तो आप लोगों के RBCs में जो 62% है, ह्यूज फ्रैक्शन, शायद ये यकीनन ये आपके ब्लड की WBCs की सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, दैट इज 62%। और अगर आप देखें तो आपकी बुक में एक कॉलम गिवन है, उसमें लिखा है कि साइज विद रिस्पेक्ट टू RBCs, यानी कि RBCs के रेफरेंस से इनका साइज कितना बड़ा या छोटा है। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका साइज RBC से 2 टाइम्स बड़ा है, राइट। काफ़ी बड़े साइज से, क्वाइट विजिबल सेल्स होते हैं ये। फिर आपको ये वाली बात भी याद होगी, मैंने अगर आपसे बोला था कि इन पर्टिकुलर सेल्स की जो डिस्टिंग्विशिंग है या डिस्टिंक्शन एक दूसरे के साथ वो किस चीज़ पे बेस कर रही है, उसका पहला पैरामीटर था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, and second thing was the shape of the nucleus. So therefore this very step that we call as what? The shape of nucleus. It is a very important, you can say, characteristic feature. So shape of the nucleus is 3 to 5 lobed. मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस को देख रहे हैं तो उसमें नंबर क्या हो सकता है, 3 या 5। इन दोनों केसेस में अगर हम एक सेल को सेंटर में एक्सिस बना लें तो दोनों साइडें बैलेंस होंगी, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। टिप दे रहा हूँ आपको याद रखने की, न्यूट्रोफिल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस लिहाज से हम इन्हें पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। एंड यू नो मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी मीन्स अपीयरेंस। जब एक ही सेल डिफरेंट किस्म की शक्लों में नज़र आए तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ। जैसे किसी शायर ने कहा था कि हर एक ने सजाया है चेहरे पे चेहरा, किसे याद रखें किसे भूल जाएं। तो इसके भी बहुत सारे चेहरे हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? पॉलीमॉर्फ, राइट। तो अगर आप देखिए तो आपको 3 वाले नज़र भी आएंगे, 4 वाले नज़र भी आएंगे, 5 वाले नज़र भी आएंगे, बट नॉर्मली वी कॉल देम एज न्यूट्रोफिल्स। Now what is their main function? We want to discuss this thing. Their function is to phagocytosis. You know, आपने चैप्टर नंबर 4 में ये टर्म पढ़ी थी कि what is meant by phagocytosis. Cytosis means of the cell. You know, study of the cell is called as cytology and cytosis, right? Cell का phago means solid particles को खाना पीना,
राइट, सॉरी खाना। तो जब भी कोई सेल किसी सॉलिड को इनगल्फ करता है तो हम उसे बोल रहे हैं कि इट इज कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फेगोसाइटोसिस। लुक एट दिस एनिमेशन, इसमें आप लोगों को यही हजरत न्यूट्रोफिल साहब आप लोगों को फेगोसाइटोसिस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने बात यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये मैंने यहाँ पे स्मॉल m लिखा है। आप लोगों को पिक्टोरियल मेमोरी अगर आपको याद रहेगी तो आप लोग इस बात को शायद माइंड में रख सकें कि ये माइक्रोफेजी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रोफेजी। एंड वेन एवर आई अटर द वर्ड माइक्रोफेजी, तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि दे आर गोइंग टू engulf the smaller particles, smaller you can say infectious agents in the body. What is their site of synthesis? Site of synthesis is a white bone marrow, right? And then we want to move to the next type of what? Granulocyte. This is type number 2, as you can see. And you may write it as, ये जो eosinophil है ये भी एक basically क्या है, granulocyte है, लोसाइट, ठीक है। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में भी आप लोगों को ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे। अब अगर आप इसको कंपेयर करें साइज को, तो लाइक न्यूट्रोफिल्स ये भी 2 टाइम्स बड़े हैं। कंपेयर दिस थिंग, ये वाला 2 टाइम बड़ा है तो ये वाला सेल भी उससे 2 टाइम बड़ा है, नथिंग, नॉट मोर देन इट। अब एबंडेंस मेरे पास क्या है कि ये लुक एट दिस, ये हमारे WBCs का 62% था, क्वाइट एबंडेंट। और ये कितने हैं, जस्ट 2%। इसका मतलब है कि ये बहुत न्यूमरस नहीं है, काफ़ी कम है ये, ठीक है। फिर अगर हमने इसको ढूंढना होगा तो जाहिर है हमें मुश्किल होगी, लेकिन इसको पहचानना, लुक एट दिस इमेज, आपको नजर आ रहा है कि इस इमेज में इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्रैन्यूल्स भी नजर आ रही हैं और आपको एक बाइलोब न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की शक्ल किसी हेडफोन जैसी, मैंने लिखा भी हुआ है हेडफोन जैसी है, राइट। तो इस पर्टिकुलर ईओसिनोफिल को पहचानने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जब मैं इसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग करूंगा तो ये पिंक कलर ऑब्टेन करती हैं, और दूसरी बात मेरे पास ये है कि इनकी न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, हेडफोन की तरह से होती है, राइट। व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज टू अटैक द पैरासाइट्स। आप लोगों की बॉडी पे जो डिफरेंट किस्म के पैरासाइट अटैक कर सकते हैं, खुदा न खास्ता आपको पता है अमीबा हमारी बॉडी में, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आपने पढ़ रखा है। देन फिर चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के वर्म्स के बारे में पढ़ा था कि समथिंग लाइक लिवर फ्लूक, समथिंग पिनवर्म, हुक वर्म, राइट। दीज आर ऑल आर मेगा पैरासाइट्स, काफ़ी बड़े बड़े पैरासाइट्स हैं। तो इन बड़े बड़े पैरासाइट को अटैक करना ये इनका काम होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा देयर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस सम एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। आपको पता है कि आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी 5 सिम्टम्स अपीयर होते हैं, याद है आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया इन्फ्लेमेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 5 सिम्टम्स, और वो 5 सिम्टम मेरे पास क्या था, रेडनेस, पेन, फीवर, लो ग्रेड फीवर एंड देन लैक ऑफ फंक्शन। 5 सिम्टम मेरे पास क्या थे स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन की, पेन, रेडनेस, लो ग्रेड फीवर, then lack of function, and finally the swelling, and finally what, the swelling। तो ये 5 सिम्टम जहाँ पे अपीयर होते हैं उसको हम कलेक्टिवली एक ही नाम देते हैं, दैट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होना बॉडी के लिए एक ब्लेसिंग है, डेफिनेटली ये किसी एबनॉर्मलिटी का साइन होती है, लेकिन ये भी बात रखते हैं आपके माइंड में होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि ये इन्फ्लेमेशन अगर हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाए तो इट इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग। तो उस पर्टिकुलर बैड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को यूटिलाइज करने वाली हस्ती का सेल का नाम मेरे पास क्या है, eosinophils, right? And now we want to move to the next column of the word. Now we want to discuss the third and final type of what? Granulocyte, and that is called as a basophil. Look at this. These are the basophils, a kind of what? Granulocytes. और ये जो मेरे पास granulocytes हैं, look at their abundance, it is just less than 1%. इसके मतलब ये कि अगर मेरे पास 7,500 क्या हैं WBCs, तो उसका just 1% ये होंगे। Look, इसका मतलब ये कि it is very difficult this particular cell on the slide, particularly underneath the microscopes, right? So देखना ये कि इनका साइज क्या है, तो just 2 times larger
और लेकिन ये है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज की जो बाकी दो सेल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 2 टाइम लार्ज है, तो फिर मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी लार्ज ग्रैन्यूल्स। लुक एट दिस इमेज, ठीक है, इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि कितने बड़े साइज के ग्रैन्यूल्स हैं। इतने बड़े साइज के जो ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में वो ना तो मेरे पास न्यूट्रोफिल्स के पास थे और ना ही इओसिनोफिल्स के पास थे। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हुई मेरे पास? very large size granules in cytoplasm. And second thing is, look at the very interesting feature. Their nucleus is horseshoe shape, right? अगर आप horseshoe shape समझते हैं तो आपको पता होगा कि हम घोड़ों के पाँव के जो सुम होती है उसको नीचे से देखें तो उसकी शक्ल जैसा इसका न्यूक्लियस होता है, right? Oh, they have got very unique function. They have got very unique role in the body. They are going to release a very specific substance, and that very specific substance is known as heparin, right? This particular heparin is going to ensure that blood should not clot in your arteries and veins and even the capillaries. वो कौन सी चीज़ है जो कुर्बानी के वक्त निकलने वाले खून को फौरन जमा देती है? दैट इज एब्सेंस ऑफ हेपरिन। जब तक आप लोगों का या किसी मैमल का ब्लड आर्टरी ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में, कैपिलरी में, वेन में घूमता रहता है तो ये वाले सेल्स, क्या नाम था इनका? बेसोफिल्स। दे कॉन्स्टेंटली लिबरेट, right, an anticoagulant in the blood, and that very anticoagulant is basically heparin. Again बोल रहा हूँ, फ़बअय्यि अलाइ रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाएंगे? तो लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेपरिन। अगर ये सब्सटेंस, ये वाले सेल अगर हेपरिन आना ही छोड़ दें तो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फॉर्म क्लोट हो जाए, राइट? सो ये है उनका बेसिकली जॉब। और फिर दूसरी बात क्या है कि ऑपोजिट इफेक्ट है किसका? इओसिनोफिल्स का। इओसिनोफिल्स जो थे वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू निगेट द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, बट देयर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। इट मीन्स इफ योर बॉडी शुड वर्क इन नॉर्मल वे तो फिर क्या होना चाहिए? इओसिन और बेसोफिल्स का जो फंक्शन है शुड बी वेरी डेलिकेटली बैलेंस्ड, राइट? तो फिर ही आपकी बॉडी नॉर्मल बिहेव कर रही होगी। अदरवाइज योर बॉडी may not be able to show you can say inflammatory response, it is a bad thing, or may show a hyper inflammatory response, other bad thing, right? तो इस तरीके से ये स्टफ प्रोड्यूस करते हैं। What is their site of origin? Their site of origin is definitely white bone marrow, and if you want to locate them, it is very easy. You can find them on the mucosal surface of the respiratory tract. You know, the maximum probability of having what the parasites, because के we are living in a very very contaminated air, right? तो जब भी हम इसको इनहेल करते हैं तो चांसेस आर देयर कि वो इन्फेक्शन हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के ऊपर आके चिपक जाए। तो ये वाले सेल्स क्या करेंगे? अपने ब्लड में से बाहर निकल जाएंगे और बाहर आने के बाद हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा की पेट्रोलिंग करते रहते हैं। Whenever, wherever they find any sort of abnormality, they respond very promptly and show what the inflammatory response. हिस्टामिन रिलीज करेंगे, आपको कफ रिफ्लेक्स शुरू करवाएंगे और जब तक वो चीज़ वहाँ से नहीं निकल जाएगी आपकी कफ ख़त्म नहीं होगी। तो कफ भी एक बेसिकली अल्लाह ताला की क्या है? ब्लेसिंग है। इट इज दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स इज ट्राइंग टू वाइप ऑफ दैट पैथोजन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द व्हाट म्यूकोसा, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ कोर्स इन द स्किन। तो ये थी कुछ डिटेल्स किसके बारे में? रिगार्डिंग द वेरी ग्रेट एंड वेरी लेस स्ट्रक्चर्स नोन एज बेसोफिल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी WBCs की सेकेंड टाइप, एंड दैट वेरी सेकेंड टाइप इज ए ग्रैन्युलोसाइट। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप इन पर्टिकुलर सेल्स को देखोगे तो आपको इन सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। बहुत से लोग ये भी कहती हैं कि इनके अंदर भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट विजिबल टू माइक्रोस्कोप। कौन से? लाइट माइक्रोस्कोप। इसलिए लोग ये समझते हैं कि इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने अपनी इस बुक के स्कोप में रहते हुए यही समझना है कि इनके अंदर ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट। ए का मतलब होता है नॉट, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइट्स की दो मेन टाइप्स है। वन ऑफ देम इज मोनोबिलीसाइट, जान के बोल रहा हूँ मोनो, ठीक है ना, मोनो। तो वन ऑफ देम इज मोनोसाइट, और ये जो मेरे पास मोनोसाइट्स हैं they are 3% of total WBCs. They are of course 2 times more than of course what basophils, right? And if you look at the size, so they are 2 to 3 times larger than RBCs. And if you want to
identify them, it is very easy. You can distinguish them from others because of having a very characteristic shaped nucleus that is called as a kidney shaped nucleus, right? और इसमें आप लोगों को, you can look at this particular image. So look at this particular image, you can see that this is a cell that has got a very transparent cytoplasm and a characteristic kidney shaped nucleus in it, right? तो आप इसको इन दो चीजों से ये पहचानोगे. Now we want to see the function. What is their function? Look at this. ये इक्वेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि these particular monocytes are called as monocyte. उनको हम मोनोसाइट उस वक्त तक कहते हैं जब तक वो मेरे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं आफ्टर देयर व्हाट सिंथेसिस. लेकिन अपनी पैदाइश के, अपने बनने के 10 से 20 घंटे के बाद वो ब्लड में से निकल के किसी टिश्यू में चले जाते हैं. जब वो टिश्यू में चले जाएंगे तो अब उनका नाम बदल जाएगा, राइट? उनका नाम क्या हो जाएगा? मैक्रोफेजेस. And you can see, you can understand, the macro means large, micro means small. So these particular macrophages, they are going to carry out the process of engulfment of the larger particles, right? अब एक बात तो आप ये भी याद रखनी है कि these particular macrophages, they are also called as presenter cells, because these particular cells, they are basically antigen detecting cells. आपको पता है एंटीजन क्या थी? एक ऐसी प्रोटीन जो मेरी बॉडी की प्रोटीन नहीं है या मेरी बॉडी की प्रोटीन जैसी नहीं है, हम उसे क्या बोलते हैं? एंटीजन. फॉरेन प्रोटीन, वो प्रोटीन जो बाहर से मेरी बॉडी में आई है. इट मे बी फ्रॉम वायरस, इट मे बी फ्रॉम बैक्टीरिया, इट मे बी फ्रॉम एनी मैक्रोपैरासाइट, और इट मे बी फ्रॉम एनी वर्म. किसी तरीके से भी हो सकती है. लेकिन जब ये प्रोटीन मेरी बॉडी में आएगी तो मेरी बॉडी में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मेरी नॉन सेल्फ प्रोटीन को क्या करे? फाइंड करे, पहचाने. तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने मोनोसाइट्स को ये जॉब असाइन कर दी है कि तुम अपने मुख्तलिफ किस्म के डेंड्राइट टाइप चीज़ों को बाहर निकालो, डिफरेंट किस्म की एंटीजन्स को डिटेक्ट करो, और एंटीजन डिटेक्ट करने के बाद उसे कोशिश करो किल करो, और उसके हिस्से बना के उसकी प्रोटीन को अपनी सेल के सरफेस पे शो करो. तो वो वाले सेल्स जो किसी एंटीजन को शेयर ऑफ करके, चीर फाड़ करके उसकी प्रोटीन को अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगा के शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? द प्रेजेंटर सेल्स, राइट? सो व्हाट एज अ फंक्शन? डेफिनेटली टू ईट द बैक्टीरिया, eat the dead cells, one of part of the body, or even eat up the cancerous cells, right? So ये है जॉब हमारे मोनोसाइट्स की. Let's move to third column and we want to discuss what the lymphocytes. अब जो लिम्फोसाइट्स है ये दूसरे मोस्ट एबंडेंट क्या हैं? WBCs है. WBCs है. और ये कितनी परसेंट है? 32%, राइट? 62% हमारे पास क्या थे? न्यूट्रोफिल्स. तो 32% ऑफ WBCs क्या है मेरे पास? लिम्फोसाइट्स, राइट? व्हाट इज देयर साइज? They are slightly larger than RBCs. They are not 2 times or 3 times larger, just equivalent to what? RBCs, right? And then what is the shape of the nucleus? They have got a very slight depression. बहुत छोटा सा एक स्लाइड सा डिप्रेशन है. लुक एट दिस इमेज. इस इमेज में आप लोगों को बड़े क्लियरली एक ऐसा न्यूक्लियस नजर आ रहा है that has nearly filled the cell, almost a very very thin margin of you can say cytoplasm around the nucleus, and it has a very shallow depression at the top, right? So it is its distinguishing or marked character. And then what is the next important thing is the types. There are 2 different types of lymphocytes. One of them is called as the B lymphocyte, the other one is called as the T lymphocyte. And usually or logically, we assign the name as per their origin or the site of maturity. अगर हम origin की बात करें तो yes, origin is again white bone marrow, common sense. But if you look at their site of maturation, तो जो मेरे पास B cells हैं वो मेरी bones में mature होते हैं, और जो मेरे T cells हैं वो एक थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं, दैट इज लाइक बीनीथ माई स्टर्नम. कल मैंने बोला था कि स्टर्नम का मतलब क्या होता है? हमारी टाई बोन या ब्रेस्ट बोन, ठीक है? तो उसके नीचे एक ग्लैंड है, उसका नाम होता है थाइमस. उस पर्टिकुलर ग्लैंड में ये मेच्योर होते हैं, और आफ्टर मेच्योरिटी जाहिर है हम उसे क्या करेंगे? लिम्फ के हैंड ओवर कर देंगे, और फिर ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, राइट? नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन? डेफिनेटली देयर फंक्शन इज टू play a vital role in immune response. और आपको इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब पता है कि इम्यूनिटी का मतलब भी मेरे पास ये है कि मैं नॉन सेल्फ प्रोटीन को पहचानूं, उसे एज सुन एज पॉसिबल उसको किल करूं, बॉडी में से बाहर निकाल दूं, और अगर वो मेरी अपनी जैसी प्रोटीन तो उसे मैं कुछ ना कहूं, राइट? तो ये सारे काम
कौन करवा रहे हैं मेरे पास? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं किसी कमांडो की तरह से, अगर मैं एक लिम्फोसाइट तो मैं किसी कमांडो की तरह से जाके उससे हाथ दस्त बदस्त लड़ाई करूं, डायरेक्ट फाइटिंग हो, फिजिकल फाइटिंग हो। अगर मेरे पास फिजिकल फाइटिंग हो रही है तो उस टाइम पे मेरी नेचर, मेल लिम्फोसाइट नेचर क्या है? NKS। NKS स्टैंड फॉर नेचुरल किलर सेल्स, देयर इंस्टिंक्ट इज टू किल, राइट? तो ये है हमारे पास NKS। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं कि जो बैक एंड पे बैठ के क्या बना रहे हैं? बुलेट्स, राइट? और they are basically something like shooters or snipers that can kill from the distance, right? और वो जो चीज़ फायर कर रहे हैं वो बुलेट है, और बुलेट का नाम मेरे पास क्या है? एंटीबॉडीज। तो मेरे लिम्फोसाइट दो तरीके से काम कर सकते हैं, बाय डायरेक्ट कॉम्बैटिंग or by firing what antibodies towards the antigen, and then that antibodies will definitely carry out the lysis, shearing, चीर-फाड़ of the antigen। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। आज के लेक्चर की हम आखिरी बात करेंगे, दैट इज बेसिकली प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट के बारे में भी कुछ बातें आपको याद रखिए। नंबर 1, व्हाट इज देयर अबंडेंस? क्वाइट अबंडेंट। दे आर 250,000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है? 250,000 पर मिलीमीटर क्यूब, काफ़ी ह्यूज नंबर है इनका। और अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि these are not cells but cell-like structures, right? Their nucleus is absent. They just have just a membrane-bounded cytoplasm. और ये बनेंगे कब मेरे पास? कि जब आप लोगों का मेगा कैरियोसाइट अपने अंदर से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन के अंदर लपेट के बाहर फेंकता रहता है और अपने आप को स्पेशलाइज कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो फ्रेगमेंट बनते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? प्लेटलेट्स का। देयर बेसिक फंक्शन इज टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके बारे में डिस्कस मैंने आपसे कल किया था कि कैसे वो हमारे वूंड के ऊपर एक नेटवर्क और एनमैश करते हैं, राइट? और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये हेल्प कर रहे हैं फाइब्रिनोजेन को, जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है, उससे एक नॉन सॉल्युबल प्रोटीन मीन्स फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, और फिर उस पर्टिकुलर फाइब्रिन के बने हुए नेटवर्क के अंदर आके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड फंस जाते हैं, तो ये एक नेचुरल ड्रेसिंग करते हैं ऑन द वुंड। सो अगेन मैं वही बात करूंगा कि हमारे ब्लड के हर एक कंपोनेंट की, हर एक पार्ट की अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, एंड दीज पर्टिकुलर सेल्स और कंपोनेंट्स दे आर प्लेइंग देयर जॉब मार्वलसली अनलेस एंड अनटिल वी आर इन द वर्ल्ड। और जब हम दुनिया से जाएंगे तो मुमकिन है इन्हीं में से कोई एक सेल अपना काम करना छोड़ दे या उसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए, तो उसके रिजल्ट में डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिन्हें हम लोग शायद खुदा न खास्ता कैंसर के नाम से जानते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, जाहिर है नेक्स्ट चैप्टर में। अपने ग्रेट पेरेंट्स का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जब कभी दुआ करें तो हमारे भी हाथ फैलाइएगा, और हम चाहेंगे आपसे ज़्यादा ऐसी अच्छी बात के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की एबिलिटी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।